अस्सलामुअलैकुम, सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज़ के आज लिमिटिंग रिएक्टेंट यील्ड एंड स्टोइचियोमेट्री की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्कशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। पहला एमसीक्यू है कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। नो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कंडीशन नहीं बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी हमें नहीं बताता है, ये सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। ये जो अब आप में से कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि हमें तो पता चलता है कि टेम्परेचर और ये सारे कुछ हम खुद लिखते हैं। एक रिएक्शन हमें ये नहीं बताता कि ये रिएक्शन इक्वेशन हमें ये नहीं बताता कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा, किस रेट से होगा, वगैरह वगैरह। ये जस्ट हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बता। A limiting reactant is used to ensure the expensive reactant in completely used up। हम यूँ करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर वी हैव एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो उसको हम लिमिटिंग बना देते हैं, बाकी को हम एक्सेस ले लेते हैं ताकि वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए। एंड टू मेक सम टाइम अकर फास्टर, समटाइम्स कुछ टाइम्स में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन तेज़ी के साथ प्रोसीड करे। डेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। Actual yield is always less than theoretical yield because the reaction may have not gone to completion। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। Reaction condition might have been disturbed। उसमें हो सकता है रिएक्शन बीच में से रुक जाए और it may be difficult to recover all the product। तो इसमें तीनों की तीनों ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हैं। A reactant which is in large amount and remains unreacted is called as a non-limiting reactant। जो बच जाता है। The amount of product obtained practically it is called as the actual yield। जो theoretically आता है उसको हम theoretical yield कहते हैं और जो practically आता है उसको हम actual yield कहते हैं। The reactant which is consumed earlier and give least amount of product is called as the limiting reactant। Very simple definition है limiting reactant की, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। Which of the following statement is या are correct? Percentage yield is equal to actual upon theoretical into 100। बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ये तो इसमें सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं। हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। द रेशो ऑफ देयर मासेस, तो हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हम रेशो ले लें तो ये जो है ना वो 2:71 बनती है। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1:35.5 बनती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर अल्फा हो गया है। फॉर विच ऑफ द रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री कैन नॉट बी स्टडीड। स्टोइचियोमेट्री के लिए जो चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑल ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इफ़ यू लुक एट इन दीज टू रिएक्शंस, तो इसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, यानी इसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, ये रिवर्स आ जाएंगे। सो इन दो के लिए जो है ना, पहले और दूसरे के लिए स्टोइचियोमेट्री को स्टडी नहीं किया जा सकता बिकॉज दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल हैं तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो रिएक्शन कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। The law of conservation of mass and law of definite proportion are obeyed while doing calculation of stoichiometry। ये स्टोइचियोमेट्री की एक इम्पॉर्टेंट वो है और थ्योरेटिकल यील्ड भी स्टोइचियोमेट्री ही में ही आता है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। यानी कि जब आप स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करना होगा बाय बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। For stoichiometry calculation we have to assume mass of reactant is less than mass of the product। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। All reactant are completely converted into the reactant, ये हमें assume करना होगा। साइड रिएक्शंस नहीं होने चाहिए और रिएक्शन रिवर्सिबल भी नहीं होना चाहिए, जैसे पिछले स्लाइड में डिस्कस हुआ। अगर रिवर्सिबल होगा तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। Stoichiometry calculation in stoichiometry depends on all of the following assumptions except all reactants are completely converted into product, there must be no side reactions, और law of conservation of mass and definite proportion are obeyed। तो ये गलत हो गया क्योंकि it is only applicable to irreversible reaction, reversible reaction के ऊपर ये applicable नहीं है। स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन ये हमारा हो चुका है, ये रिपीटेड हो गया। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अजम्पशन मेड बाय फॉर द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ऑल रिएक्टेंट बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, नहीं, उसी नेचर का क्वेश्चन है लेकिन वर्डिंग उसकी डिफरेंट है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारे क्वेश्चंस थे। हम अगले डिस्कशन के अंदर इंशाल्लाह से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।